नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वो है भारत का संविधान। संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इसको हम समझते हैं कैसे क्या इसमें कहाँ से कैसे क्या लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की बात करें तो संविधान को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान जब बना था तो बनने के साथ साथ क्या इसमें प्रावधान थे, क्या क्या शामिल किया गया था और किन देशों से शामिल किया गया था और किन देशों से क्या लिया गया था, ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इन सबको पढ़ने के पहले हम ये देखते हैं कि संविधान बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी और किस व्यक्ति ने सबसे पहले सजेशन दिया था कि भाई संविधान को बनाने का विचार किसके मन में आया था, कैसे बनना चाहिए, सब चीज़ों पर बात करते हैं। आप लोगों को पढ़ने से पहले आप लोग बड़ा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि भारतीय संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण प्रक्रिया शुरू कैसे हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन राय। एम एन राय का मतलब है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले संविधान का निर्माण करने का विचार दिया था कि हम जब आज़ाद होंगे, आज़ाद के बाद हमें अपना देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे हमारा देश चलेगा। ये सब चीज को देखते हुए डॉक्टर एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले संविधान का विचार दिया था और संविधान बनाने के लिए प्रक्रिया पर इन्होंने सबसे पहले मत दी थी, राय दी थी। फिर क्या हुआ, संविधान की राय दी, संविधान का विचार आया मानवेंद्र राय के मन में। फिर जाके जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 4 जुलाई 1946 का एक गठन था। यदि हम एक्ट कोड देखें तो 4 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें 3 सदस्यीय था। मेरे प्यारे बच्चों, पैथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में था, स्टूबर्ट क्लब्स और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके 3 व्यक्ति थे। और इन्हीं 3 व्यक्ति के द्वारा कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो इस मिशन की प्रक्रिया इससे शुरू हुई थी, जिसके अनुसार भारत के संविधान का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान का गठन हुआ था 4 जुलाई यानी कि जुलाई 1946 में गठन किया गया था। और गठन करने के साथ मेरे प्यारे बच्चों, गठन करने के साथ साथ संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो गठन करने के साथ साथ संविधान सभा में सदस्यों की संख्या ली गई थी। कितनी सदस्यों की संख्या ली गई थी यहाँ पर 389। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में, तब इसमें सदस्यों की संख्या थी कुल मिला के 389। जो 389 सदस्य थे, इनमें पाकिस्तान मिलाकर था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो अलग होने के साथ साथ कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए, कुछ सदस्य भारत में भी रह गए। लेकिन जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तब इसमें सदस्यों की संख्या थी 389। जो 389 सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते थे, यानी ऐसे भारत के हिस्से जहां पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत है वहां से आते थे 292, और 4 आते थे कमिश्नरी क्षेत्र से। कुल मिला के 296 सदस्य थे जो प्रतिनिधि चुने गए हैं। मतलब चुने गए सदस्यों की संख्या 296 थी, जिसमें से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 4 जो सदस्य थे वो आते थे आपके कमिश्नरी सीट से और 292 सदस्य आते थे आपके ब्रिटिश भारत प्रांत से आते थे। फिर 93 जो सदस्य जी आते थे देसी रियासत, यानी आपको पता है कि स्वतंत्र होने के पहले भारत में लगभग 552 देसी रियासत थी। उन 552 देसी रियासत में से 93 देसी रियासतों से सदस्यों को मनोनीत किए गए थे। मतलब 389 जो सदस्य थे, इनमें से 492 ब्रिटिश भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र से चुन के आते थे और 4 आते थे मेरे प्यारे बच्चों कमिश्नरी क्षेत्र से। तो हो गए प्यारे बच्चों 296 और 93 ऐसे सदस्य थे जो देसी रियासतों से चुन के आते थे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये लाएंगे 389, 389।
तो आपसे पूछा है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 389 थी। याद रखना इस चीज को अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं तो जब सीट का एक सदस्य जब चुना जाता था तो कितनी सीटों का कैसे उसकी 389 में से जो सदस्य चुने जाते थे उनका सदस्यों का चुनने का प्रक्रिया प्रावधान क्या था, तो ब्रिटिश प्रांतों तथा कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का जो चुनाव होता था वो प्रांतीय सभाओं के सदस्यों के द्वारा होता था। मतलब प्रांतीय सभा प्रांत जो होते थे उन प्रांतों की सभाओं के सदस्यों के द्वारा होता था और अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक संघ मंडलीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संघ मंडलीय मत प्रणाली के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव कराया जाता था। कहने का मतलब यह है कि इन जो सदस्यों का चुनाव होता था यह अप्रत्यक्ष रूप से होता था, डायरेक्ट जनता इसमें वोट नहीं देती थी। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि का प्रतिनिधि इसमें बेटा वोट डालता था। याद करना ये जो 389 सदस्य थे इनमें से जो निर्वाचन होते थे निर्वाचन सीटों को 3 भागों में बांटा था बेटा। निर्वाचन सीटों को 3 भागों में बांटा था, इसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो निर्वाचन सीटों को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन था, मुस्लिम, दूसरा था सिख, तीसरा था सामान्य या साधारण। पहला मुस्लिम था, दूसरा सिख था, तीसरा था सामान्य या साधारण। इन 3 वर्गों में बांटा था और एक सीट का निर्वाचन बेटा 1 सीट का निर्वाचन 10 लाख की आबादी पर किया जाता था। यानी कि एक सीट जो चुनी जाती थी मेरे प्यारे बच्चों वो 10 लाख जहां पर आबादी होगी वहां पर एक सीट का निर्धारण उस समय किया गया था जुलाई 1946 में। जैसे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीती किसने, तो चुनाव के बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो सीटें जीती थी वो जीती थी 208 और 208 जो सीटें जीती थी वो जीती थी कांग्रेस ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि 389 सदस्यों का जब चुनाव कराया गया था उन 389 में से 208 जीती थी बेटा अकेले कांग्रेस ने और कांग्रेस ने 208 जीती थी। जबकि दूसरे स्थान पर रही थी कौन सी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी, कांग्रेस ने बेटा 208 जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों जीती थी। और जब 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान अलग होने के बाद भारतीय संविधान सभा में यानी कि 299 सदस्य बचे थे। बाद बाकी जो बचे हुए सदस्य बेटा बचे हुए जो सदस्य 90 वो 90 सदस्य कहाँ चले गए थे, वो 90 सदस्य बेटा पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे बेटा, वो पाकिस्तान में जा चुके थे। तो याद रखना जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो आजादी के बाद भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 बची थी। फिर जाके जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करते समय कुल मिला के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित किया गया था तब पारित करते समय उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जब संविधान को पारित किया गया था तब पारित करने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो 284 थे। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब लगी। ये अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है वर्तमान में अभी 17-18 तारीख, तो 17 तारीख का जो पहला शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा की बैठक प्रथम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूछा गया है, याद करना। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखना बेटा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जब पहली बैठक हुई थी उसकी अस्थायी रूप से उसकी अध्यक्षता करी थी किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखना 9 दिसंबर को 3 बैठक हुई हैं।
बेटा संविधान सभा की 3 बैठक हुई हैं। एक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन इस संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बेटा बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने कह दिया था हम आपकी इस संविधान सभा की जो बैठक इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आपकी इस संविधान सभा की बैठक में नहीं आएंगे। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और जो 11 दिसंबर 1946 को बेटा दूसरी जो बैठक हुई थी, उस दूसरी बैठक में एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था और इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो याद रखना, एक तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी जो बैठक हुई थी, उस 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करी थी बेटा, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करी थी। साथ साथ ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाला भारत का एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, जो 1950 से 1964 तक 62 तक लगभग भारत के राष्ट्रपति रहे। तो कभी क्वेश्चन यदि आपसे पूछ रहा है कि बताओ भारत के संविधान सभा की किस बैठक में संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था, तो बनाया गया था दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये उपाध्यक्ष की बात करें, स्थायी उपाध्यक्ष, तो एच.सी. मुखर्जी को इस सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। याद रखना, जब भी आपसे पूछा है संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या था, बी.एन. राव थे। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करते हुए उद्देश्य प्रस्तावना को जोड़ा गया था। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना उद्देश्य का प्रस्तावना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, भारत के संविधान में हमने इसको अपनाया है। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को भारत में शामिल करने की बात की गई थी। फिर जाके इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को इसको हमने भारत के संविधान में इसको अपनाया गया था। उम्मीद है आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी। अब बेटा जब संविधान बन गया, संविधान बनने के साथ साथ पारित हो गया, तो संविधान बनने के साथ साथ भारत के संविधान में 22 समितियां हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेटा भारत के संविधान में कितनी समितियां हैं, तो भारत के संविधान में मेरे प्यारे बच्चों 22 समितियां हैं। इसको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। याद रखना है बेटा, जो भी इंपोर्टेंट समितियां हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कौन कौन सी इंपोर्टेंट समिति है। पहली आती टोटल कुल मिला के कितनी समितियां हैं, 22 समितियां भारत के संविधान में है। पहली जो समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। कार्य का संचालन करने वाली समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। याद रखना, झंडा समिति कई बार पूछी गई है, इसकी सदस्य जे.पी. कृपलानी। संविधान सभा का प्रारूप का परीक्षण करने वाली सभा की समिति के अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्हें भारत का कानून का ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में कानून का ज्ञाता किसे कहा जाता है। संविधान में कानून का ज्ञाता मेरे प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, कृष्ण स्वामी अय्यर को कहा जाता है। इसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति, एक प्रारूप समिति थी मेरे प्यारे बच्चों। प्रारूप समिति बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप और ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन था, तो प्रारूप और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष था मेरे प्यारे बच्चों वो थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान में प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो बेटा याद रखना इस चीज को, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बिटाई बनी थी। इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अब बात आती है हमारा जब संविधान बन गया, संविधान बनने के साथ साथ संविधान को पारित करा लिया, तो इसके लिए नेशनल फ्लैग भी होना चाहिए, नेशनल एंथम भी होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग भी होना चाहिए, और नेशनल इन सब चीजों के साथ साथ नेशनल फ्लैग, मतलब ये सब चीजें संविधान में देश की जो होती हैं वो भी चाहिए। तो 22 जुलाई 1947, याद रखना बेटा ये डेट, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था उसका नाम है तिरंगा बेटा। तो याद रखना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। साथ साथ अब जब हमारा देश आजाद हो गया तो इसकी भाषा भी होना चाहिए। तो 14 सितंबर 1949 को हमने अपनी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया था, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में, अर्थात वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाती हो उसे राजभाषा कहा जाता है। तो इस रूप में हमने 14 सितंबर 1949 को अपने संविधान में बेटा अपना लिया था। अब बात आती है कि हमारा नेशनल और एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो 24 जनवरी, देखना हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान पारित करा के अपना लिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था और भारत का और अंग्रेजों का भारत से संपूर्ण अधिकार समाप्त यहाँ पर हो गया था। तो जब संविधान लागू होने से पहले, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, लागू होने से पहले हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अपना लिए गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमने अपना लिया गया था। तब 24 जनवरी, बेटा डेट है, याद करना अच्छे तरीके से। 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपना लिया गया था 1950 को। राष्ट्रगान आपको पता है जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान है, और किसने लिखा? स्वयं क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, गाया भी है, और आगे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में और भी चीज समझाऊंगा। और राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, बहुत चर्चित है, उस उपन्यास से हमने इसको लिया गया है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1950 को बेटा हमने इनको अपना लिए गए थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, कि थोड़ा सा जब आगे जाएंगे, आगे जाने के साथ साथ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 की ये जो डेट है, ये 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया गया था। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, अशोक राष्ट्रीय चिन्ह को अपना लिया गया था। और साथ साथ संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया, स्वीकार किया गया, मान्यता दी गई, अधिग्रहण किया गया या अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा संविधान कब आत्मार्पित हुआ, हमारा संविधान कब अधिनियमित हुआ, हमारा संविधान कब अधिग्रहण किया गया, हमारा संविधान कब स्वीकार किया गया, या हमारे संविधान को कब मान्यता दी गई, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान यहाँ पर अपना लिया था। साथ साथ संविधान अपनाने के साथ साथ जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे हमने बेटा 26 जनवरी 1949 को हमने अपना संविधान अपना लिया गया, अपनाने के साथ साथ भारत है जो पूरे भारत से अंग्रेजों का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर लिया गया। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, संविधान तो लागू हुआ हमारा कब? संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, एक चीज, और देश आजाद हुआ था 15 अगस्त, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। लगभग जो 150 साल के आसपास का जो सफर है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो इसके बीच का शासन कैसे चलाया गया? तो याद रखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमारे देश का कानून, मतलब देश चलाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमारा संविधान देश चलाया गया था। तो याद रखना, क्योंकि नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो बीच में जो अंतराल रहा लगभग 100-150, मतलब इतना 100-150 का है को
लगभग 1.5 साल, जो 150 साल नहीं था, वो 1.5 साल था, यानी कि 1.5 साल लगभग जो आपका 1.5-2 साल जो शासन चला वो कैसे चला, तो 1.5-2 साल शासन भारत शासन अधिनियम 1950 के द्वारा चलाया गया। ठीक, कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 जनवरी 1949 के पहले ही लागू कर लिए गए थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये, कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 के पहले ही, संविधान लागू होने से पहले ही हमने अपना लिए थे। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी बातें थी या कौन कौन सी प्रावधान थी जो हमने 26 जनवरी 1950 के पहले अपनाए थे। उनमें था एक तो नागरिकता, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, ये अभी आगे पढ़ेंगे, अब आएगा। दूसरा निर्वाचन, कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा, ये। अंतरिम सरकार का गठन हो गया था 1946 में, और स्थायी और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध भी हमने शामिल किए गए थे। तो ये 4 चीजें ऐसी थी जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही हमने इनको लागू कर लिया गया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ रहा होगा। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने की तिथि से ब्रिटिश का भारतीयों से पूर्णतः अधिकार समाप्त हो गया था। कहने का मतलब ये है, जब 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, तब पूरे भारत से यानी इसी तिथि, इस तारीख से पूरे भारत से ब्रिटिश सम्राट की हुकूमत या सत्ता भारत से समाप्त हो गई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1950 से हम पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे। हमारे यहाँ, हमारे ऊपर किसी भी ब्रिटिश अधिकारी, किसी का कोई बंधन नहीं था या कोई उनकी इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई के द्वारा चलने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन पाकिस्तान 1956, लगभग 5-7 साल और भी पाकिस्तान पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाया, क्योंकि पाकिस्तान भारत से जब अलग हो गया था, तो अलग होने के बाद पाकिस्तान इतना डेवलप भी नहीं था, पाकिस्तान इतना अच्छी तरीके से सरकार चला नहीं पा रही थी, तो अंग्रेज पाकिस्तान को इतनी जल्दी से आजाद नहीं कर रहे थे। लगभग 1956 में इसको आजाद किया था, तब जाके वहां से क्या देखे। जब हमारा संविधान बना, तो संविधान बनने के साथ साथ संविधान सभा में कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए। 11 बार सब लोग इकट्ठे हुए, संविधान को बनाया, क्या करना है, क्या क्या इसमें से हटाना है, क्या क्या जोड़ना है, सब। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए बेटा, 11। संविधान सभा में कितने वाचन हुए, 3, यानी कि 3 बार संविधान को पढ़ के सुनाया। तो संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का उस समय खर्चा आया था। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाए कि कुल खर्चा कितना आया था, तो 6 करोड़ लगभग 40 लाख रुपए का उसमें खर्चा आया था, याद रखना। इससे साथ साथ एक और चीज याद रखना है, बिडिंग पॉन्ड इंस्टीट्यूट एसडीएम लाइन पिछोर, इसको विशेष ध्यान देना। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के अंतर्गत पिछोर तहसील में आपकी संस्था है, एसडीएम लाइन के नाम से जानी जाती है, गली है, एसडीएम लाइन में चलती है, बिडिंग पॉन्ड इंस्टीट्यूट संस्था का नाम है। और डायरेक्टर है राम प्रकाश सर, जो एमपी पुलिस में सिलेक्टेड है, इनको मतलब एमपी पुलिस को इन्होंने रिजाइन दे दिया है। याद रखना मेरा बेटा, कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपका ये है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संविधान मूलतः किस भाषा में बना था। तो संविधान की बात करें, संविधान मूलतः किस भाषा में बना था, तो संविधान अंग्रेजी भाषा में बनाया गया है। संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में बनाया गया है। संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मूलतः संविधान किस भाषा में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, याद रखना। और भारतीय संविधान सभा में जो जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, परंतु जब संविधान सभा का गठन या हस्ताक्षर हो रहे थे, तो उस पर 2 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मतलब संविधान सभा में सदस्यों में सभी व्यक्ति उपस्थित थे जब संविधान बना के कंप्लीट किया गया था। तब महात्मा गांधी और मोहम्मद अली
जिन्ना 2 ऐसे सदस्य थे जो उस संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना। संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनमें से 2 महिलाएं ऐसी थी जो वहां पर उपस्थित थी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। याद रखना सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की, मध्य प्रदेश और किसी भी भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले ये राज्यपाल बनने का इनको दर्जा है। सबसे पहले यूपी की राज्यपाल बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित याद रखना यूएनओ में पहली भारत की महिला जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करी थी। तो यूएनओ में इन्होंने काम किया, सचिव के रूप में यहाँ पर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। इसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय से थे फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा में, पारसी समुदाय से थे संविधान सभा में एचपी मोदी। संविधान सभा का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी याद रखना। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये पूरा संविधान बना। संविधान कैसे बना ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। संविधान बनने के साथ साथ अलग अलग व्यक्तियों ने कुछ संविधान के ऊपर अपनी राय अलग से रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो लोग यानी कि लोग जो चुनकर आएंगे यदि वो योग्य, चरित्रवान और ईमानदार होंगे तो दोषपूर्ण संविधान को भी वो सर्वोत्तम बना देंगे। मतलब संविधान सभा में जो भी व्यक्ति चुन के आए हैं यदि वो चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे तो दोषपूर्ण संविधान को भी वो अच्छे से अच्छा बना देंगे। इसके ऊपर एक राय अंबेडकर ने दिया, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन यदि अमल में लाने वाला खराब हुआ तो वो भी कैसा खराब सिद्ध होगा। याद रखना। 2 अच्छी सजेशन दिया है कि जो लोग ईमानदार, चरित्रवान और अच्छे लोग संविधान सभा में आएंगे तो खराब संविधान को भी अच्छा बना देंगे। इन्होंने पलट जवाब दिया, संविधान कितना भी अच्छा हो, अमल में लाने वाला यदि खराब हुआ तो वो भी खराब सिद्ध होगा। ठीक। अब संविधान में कौन कौन से स्रोत हैं? तो संविधान में विभिन्न स्रोतों की बात करें तो भारत के संविधान में जितने भी नियम कानून लिए गए हैं विदेशों से, या जो जो चीजें हमने विदेशों से अपनाई हैं, वो 60 देशों के संविधान को पढ़ के, कितने देश? 60 देशों के संविधान को पढ़ के हमने इसको अपने संविधान में क्या लिया है, लिया गया है या अपनाया गया है। तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद उसमें से जो भारत की दृष्टि या भारत की जलवायु या भारत के हिसाब से जो चीज अच्छी रही है उसको हमने अपनाया है, जो अच्छा नहीं रहा उसको हमने हटा दिया। तब संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान यदि आपसे पूछा जाए, लगभग 80% संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रावधान किस अधिवेशन से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये वो टाइम था जब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय रहा, वो समय भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया गया है। अब बात करते हैं कि भाई भारत का संविधान बन गया, बनने के साथ साथ पारित भी हो गया, और पारित होने के साथ साथ ये देखते हैं कि किस देश से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले बात करें ब्रिटेन से, जिसके हम गुलाम थे, जिन्होंने लगभग 150-200 साल भारत पे सत्ता जमाई, स्थापित किया, और उसके साथ साथ उस देश से हमने क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली, भारत की जो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा, ये संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और संसद की 2 सदनीय व्यवस्था, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, संसद की 2 व्यवस्था है, मतलब संसद 2 भागों में बटी है, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना, राज्यसभा सीनियर है या प्रथम, या हम कह सकते हैं उच्च सदन कह सकते हैं, प्रथम सदन कह सकते हो, उच्च सदन कह सकते हो। और कामकाज में याद रखना ये दूसरा सदन है। कामकाज के मामले में लोकसभा पहला सदन है और ये एक अस्थायी सदन है, और सीनियरिटी में ये द्वितीय सदन है या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है, तो ये लिया गया। संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया, मतलब पूरी संसद और राज्य के विधानमंडलों की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया।
मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद, और उसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरी मंत्रिपरिषद, जैसे मान लो वर्तमान में केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री उसके मोदी हैं, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, पूरी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब क्या है, अगर मान लो लोकसभा भंग हो जाती है तो ना तो कोई प्रधानमंत्री बचेगा ना कोई मंत्री बचेगा, इसलिए पूरी मंत्रिमंडल और स्वयं प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक चीज। दूसरी चीज, यदि वो पूछे कि व्यक्तिगत लोकसभा संसद या राज्यसभा संसद, व्यक्तिगत संसद की बात चल रही है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत संसद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पद से हटाना या कोई भी काम करना है तो राष्ट्रपति ही उस पर अनुमति देता है। और राष्ट्रपति की शक्तियां भी ब्रिटेन से लिए। दो चीजें फिर याद रखना है यहाँ। पहली, राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से, अभी आएगा, राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से, और राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई हैं ब्रिटेन से। जैसे ब्रिटेन का सम्राट या महारानी, जो भी वहां का क्राउन है, ब्रिटिश का सम्राट एक नाम मात्र के लिए होता है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी एक नाम मात्र के लिए होता है, बस कर्ता धर्ता भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ और देखें तो ये चीज समझ में आ गई। इसके साथ साथ यहाँ पर और ऊपर आए तो ये भारत से लिया गया है। दूसरी चीज, नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता भी याद रखना हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों की एकल नागरिकता, एक ही आपकी आइडेंटिटी होती है, एक ही कार्ड होता है, चलता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में डबल, राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है क्या, अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, याद रखना, राष्ट्रपति का पद नाम, उस पर महाभियोग। याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। अच्छी तरीके से यह याद रखना। और राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में होता है। अभी पढ़ेंगे आगे, भारत के संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें मिलेंगी। संविधान को इतनी अच्छी तरीके से, बारीक तरीके से समझाया जाएगा कि बस आप कान में ईयरफोन लगा के सिर्फ सुनते चलना, आपको पूरा संविधान से कोई भी क्वेश्चन आएगा बाहर नहीं आएगा। याद रखना, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर, राष्ट्रपति की पावर ब्रिटेन से है, और राष्ट्रपति का पद अमेरिका से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, अनुच्छेद 61 के द्वारा, बात समझना, अनुच्छेद 61 के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग, राज्यसभा में लाया गया हटाने के लिए, मान लो लोकसभा में पहले विधेयक लाया गया, तो लोकसभा का 1/4 सदस्य अर्थात 25% सदस्य यदि हटाने के पक्ष में कहेंगे कि इसको हटाना है, एक चीज मतलब अनुच्छेद 61 के द्वारा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और पूरे सदन का 2/3 बहुमत से यदि सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद से हटता है, अन्यथा राष्ट्रपति के पद से नहीं हटेगा। और साथ साथ राज्यसभा अर्थात दूसरा सदन सहमत हो तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जाता है, नहीं तो राष्ट्रपति को हटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, याद कर लेना। ठीक। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया शक्ति। और प्रस्तावना, हम भारत के लोग, प्रस्तावना जानते हो, अभी आएंगे मैं पढ़ेंगे, हम भारत के लोग वाली जो प्रस्तावना है वो 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में हमने इसको एक्सेप्ट किया था। अच्छी तरीके से समझ लेना। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, याद रखना मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि एससी में यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, जब वो पढ़ेंगे तो उसको स्पेशल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 में आता है और
इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है और अनुच्छेद 124 से चलता है बेटा 147 तक चलता है अनुच्छेद, और वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट और उसकी संगठन शक्तियां हमने सब अमेरिका से ली। और सबसे बड़ी बात, देश में ह्यूमन राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन जबरदस्ती से कराया जा रहा है, किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती से कोई काम कराया जा रहा है, तो मौलिक अधिकार देने वाला देश अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के संविधान से इसको अपनाया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप अधिक से अधिक शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको नॉलेज प्राप्त होगी, नॉलेज प्राप्त होगी तो आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मौलिक अधिकार यहां से लिया है। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ जाए दुनिया का पहला देश बताओ जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए थे, तो याद रखना अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने अपने नागरिकों को लिखित संविधान दिया। दुनिया का अभी भी वर्तमान में पहला देश भारत है जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान करना, दुनिया का पहला देश ब्रिटेन है जिसका कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा आता है कनाडा से क्या लिया गया। कनाडा से लिया गया मेरी बात संघात्मक व्यवस्था, अर्थात केंद्र के पास जो अविशिष्ट शक्तियां होती हैं केंद्र अपने पास रखता है। राष्ट्रपति शासन या 352 360 जो भी शक्तियां होती हैं मतलब स्पेशल शक्तियां, वो कनाडा के संविधान से ली गई है, केंद्र अपने पास रखता है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया मेरे भाई, भाग 4 आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व बेटा आयरलैंड से लिए गए। और पूछ जाए कि आयरलैंड ने किससे लिए थे, तो आयरलैंड से मेरे भाई आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। स्पेन से लिए आयरलैंड से लिए भाग भारत ने लिया। 4 नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये महात्मा गांधी सबसे ज्यादा भाग 4 से प्रेरित है। तो महात्मा गांधी का संबंध भारत के संविधान के भाग 4 से है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए थे। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे जैसे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट यदि हम बात करें कि भाई जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकालीन उपबंध। याद करना आपातकालीन उपबंध 356 360 इस प्रकार से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, संवर्ती सूची ली गई। संवर्ती सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य, संघ और संवर्ती। राज्य मतलब जिस विषय पे कानून राज्य सरकार बनाएगी वो राज्य सूची में है, जिसमें केंद्र सरकार बनाएगी वो केंद्र सूची में है। जैसे विषय पर कानून केंद्र राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे उसको संवर्ती कहा जाता है। अभी आने वाले लेंगे तो आपको अच्छी समझ में भी आने वाला है। रूस से क्या लिए, मौलिक कर्तव्य लिए मेरे भाई। मौलिक कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भाग 4 का अनुच्छेद 51 का भारतीय संविधान में याद करना बेटा रूस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया, गणतंत्र प्रणाली हम एक गणतंत्र है, गणतंत्र प्रणाली संविधान के फ्रांस के संविधान से लिए गए। ये सब प्रावधान यथावत लागू नहीं किए गए, नोट लगा है, ये सब प्रावधान यथावत लागू नहीं किए गए बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करके भारत में जरूरत के हिसाब से इन सब चीजों को शामिल किया गया है। उम्मीद है, आशा है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा इस चीज को समझ सके। अब बात आती है बेटा प्रस्तावना की कि प्रस्तावना क्या है। तो भारत में प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना को उद्देश्यता के नाम से भी जाना जाता है। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको अच्छी तरीके से पता है। 3rd मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की तीसरी जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1949 को और 22 जनवरी 1949 को हमने प्रस्तावना को भारत के संविधान में लागू किया गया है। ठीक,
प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना में नेहरू जी द्वारा, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ बातें रखी थी, प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्येय, आदर्श, ध्येय, उद्देश्य क्या है हमारे देश का, ठीक, इसका उद्देश्य रखा गया है। प्रस्तावना में बताया गया है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान के ध्येय और आदर्श, संविधान के ध्येय और आदर्श का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अब मैं बताता हूं भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जबकि विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुताओं को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया है। याद करना, ठीक, या करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान की शक्ति पर किसको जोर दिया गया है? तो इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता नागरिक ही देश के संविधान में सर्वोच्च परी है। मतलब देश का जो संविधान है उसमें किस चीज पर जोर दिया गया है? तो याद रखना, हम भारत के लोग पर जोर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत की जनता या नागरिक से। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। याद करना, 3 प्रकार के। समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर दर्जा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से सब बराबर है, सामाजिक रूप से अलग अलग मेहनत करेंगे तो आर्थिक अलग अलग है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति रखने की, विश्वास करने की, किसी पर धर्म और उपासना आपको अलग अलग करने की। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य मामले में, आंतरिक और बाह्य मामले में, आंतरिक और बाह्य मामले में, याद रखना, भारत का अंदर का मामला हो, भारत का बाहर का मामला में निर्णय लेने का अधिकार केवल हमारे राष्ट्र का है, अन्य किसी का नहीं है। देश के बाहर की बात हो चाहे देश के अंदर की बात हो, इस पर निर्णय लेने का अधिकार हमारे राष्ट्र का है। गणराज्य का अर्थ होता है सर्वोच्च पद चुनाव द्वारा भरा जाना। भारत एक गणराज्य, ठीक, याद करना, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद चुनाव के द्वारा भरा जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ठीक, ध्यान करना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। बेटा 3 शब्द विशेष रूप से याद करना। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य मामले में हमारा देश ही फैसला लेगा, कोई विदेश या कोई अन्य कंट्री हमारे देश पर इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे कोई भी मामले में। गणराज्य का मतलब होता है सर्वोच्च पद का चुनाव के द्वारा भरा जाना, अथा भारत एक गणराज्य क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, लेकिन ये चुनाव के द्वारा भरा जाता है क्योंकि जनता किसको चुनती है? विधायक को डायरेक्ट, या जनता किसको चुनती है? लोकसभा सदस्य को। ठीक, तो जनता चुनती है विधायक को या लोकसभा सदस्य को। लोकसभा सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। याद करना, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। समाजवादी का अर्थ का मतलब होता है, समाजवाद की बात नहीं की है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा देश समाजवाद नहीं है, किसी भी एक विशेष समाज को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी भी समाज को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी पद पे पहुंच जाए, अपनी समाज को ज्यादा प्रोत्साहित करे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ समाजवादी की बात की गई है। समाजवादी का मतलब क्या होता है, इसी को समझो। संसाधनों की असमानता को दूर करते हुए श्रमजीवी लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने की बात की गई है। यानी कि हमारे देश में जो पिछड़े हैं, सोचे उन सब लोगों के लिए, जो श्रमिक लोग हैं, इन सबको बेहतर जीवन प्रदान करना ही समाजवादी कहलाता है। इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। नोट लगाए, भारत में समाजवाद की स्थापना की बात नहीं की गई, बल्कि समाजवादी राज्य की स्थापना की बात की गई है। समाजवाद में निजी संपत्ति पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, जबकि समाजवादी में निजी एवं सरकारी संपत्ति का सह अस्तित्व होता है तथा निजी संपत्ति का प्रयोग राज्य हित में किया जाता है। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का बात कहा गया है।
पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई धर्म पंथ नहीं होता। राज्य सरकार की बात चल रही है यहाँ पर, राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसकी बात चल रही है। इसका कोई धर्म पंथ नहीं होगा, वह किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा, कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा। व्यक्ति की गरिमा से मतलब यहाँ पर है कि व्यक्ति गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल अधिकार देता है। यानी देश में जितने भी नागरिक हैं, अगर उनके लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी पैसे वाला हो या गरीब निर्धन जो भी हो, सबके लिए हमारे देश में हर प्रकार का मौलिक अधिकार है, सबके लिए एक प्रकार की मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। गोपालम बनाम भारत संघ में कहा गया, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी प्रस्तावना उसके निर्णय में सहायता करेगी। बैरूबरी बनाम भारत संघ में कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में याचिका लगाई थी केरल हाईकोर्ट में। 42वां संविधान संशोधन बेटा 1976 में हुआ था, अच्छी तरीके से याद करना। इसमें प्रस्तावना में संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, याद करना। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बर्कर, इनकी पुस्तक थी सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। इसमें किसके प्रारंभ में संविधान की प्रस्तावना को रखा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ रखी गई, तो संविधान की प्रस्तावना को रखा गया था प्रोफेसर अर्नेस्ट बर्कर, इसकी किताब में रखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, बिलिंगटन इंस्टीट्यूट आपकी पिछोर तहसील एसडीएम लाइन जो है यहाँ पर स्थापित है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाह रहा है वो व्यक्ति यहाँ पर आके क्लास ले सकता है। और रामू सर रामप्रकाश दुबे सिलेक्टेड एमपी प्लस में थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। 8989843906 पे कॉल कर सकते हैं, 9174134949 पे भी आप कॉल करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान की रूपरेखा की बात करें तो भारत के संविधान जब बना था उस समय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन आज 24 भाग है, यहाँ से हटा लो। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 448 है। मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था 8 अनुसूचियां थी, आज वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां, याद करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं पहली अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक लंबी क्लास ले रहा हूँ, इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि जिसके माध्यम से मेरे भाई मैं लंबी क्लास रिकॉर्ड करके डालूंगा, जिसमें आपको 1 घंटे सवा घंटे जो क्लास होगी उसको आप कान में लीड लगाएं, आराम से सुनते रहें, आपका पूरा संविधान रिवाइज अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटा आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप क्या करना है, आप मेरे प्यारे बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तब जाके हमको भी अच्छा लगेगा और वो सीखेंगे भी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली अनुसूची कहती है कि भारत में 29 लिखे, यहाँ पर लिख लेना 28। करंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।